हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डीलिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन कमीशन। राइट। सबसे पहले चलिए समझते हैं हम लोग कि डीलिमिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि पूरे भारत को हमने लोकसभा की 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट रखा है। यानी भारत को अगर हम देखें ना तो टोटल कितनी लोकसभा की सीट है? 543। अब ये 543 क्या किया है हमने? कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट के रखा है। अब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम क्या करते हैं, जब पॉपुलेशन के बेसिस पर जब सेंसस होता है हर एक 10 साल में, तो उसके क्या होता है, पॉपुलेशन में कुछ बढ़त होती है, कहीं घटत होती है। ठीक है ना। तो कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, कहीं हो सकता है पॉपुलेशन घटेगी, है ना, डिक्रीज होती है, तो उनको रीअरेंज करते हैं उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को। राइट। ऐसे ही स्टेट के स्तर पे भी होता होगा कि जहाँ पे स्टेट जैसे मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे स्टेट असेंबलीज की जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटे होते हैं स्टेट। जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं स्टेट असेंबली की, तो उनका भी रीअरेंजमेंट करते हैं हम लोग। बेस क्या होता है? पॉपुलेशन। राइट। तो जब भी हम क्या करते हैं कि ये प्रोसेस है, इसके माध्यम से बाउंड्रीज को फिक्स करते हैं, उनकी लिमिट को फिक्स करते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीलिमिटेशन। अब इस प्रोसेस को जो एक बॉडी कंडक्ट करती है उसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन, है ना, या उसको बोलते हैं बाउंड्री कमीशन या डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग हिंदी में बोलते हैं। राइट। अगर हम बात करें अभी तक, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक डिलिमिटेशन देश का अभी तक 4 बार हुआ है। 1952 में, फिर 1962, फिर 1973 एंड 2002, है ना। तो अभी तक कितनी बार? 4 बार जो है डिलिमिटेशन हो चुका है। राइट। थोड़ा सा हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग। इतना यहाँ पर इतना फैक्चुअल आपके लिए जानना जरूरी था, तो उतना ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में, आप देखेंगे PYQs, तो वहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन कैसी बॉडी है? यह हाई पावर्ड बॉडी है, आपको इतना याद रखना है। इसका जो ऑर्डर्स रहते हैं या इसके जो फाइंडिंग्स रहती हैं उनका उतना ही इफेक्ट होता है जितना कि पार्लियामेंट के द्वारा पास लॉ के। राइट। तो इन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लॉज कैन नॉट बी कॉल्ड इन अ क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। राइट। एनी कोर्ट से मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, आपको इतना ध्यान रखना है। ये जब अपनी रिपोर्ट देते हैं तो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को बेसिकली हाउस को जब इनको रिपोर्ट जाती है तो उस हाउस में क्या होता है, उस पर चर्चा होती है, या संबंधित जो राज्य है उस राज्य के राज्य सरकार को सौंप दी जाती है। फिर उस स्टेट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है राज्य की, वहाँ पर भी इसको लेके क्या होता है कि डिस्कशन होता है। बट एक चीज़ यहाँ पे याद रखने का ज़रूरत है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इनकी जो फाइंडिंग्स रहते हैं या जो ऑर्डर्स रहते हैं, इनमें राज्य सरकार या केंद्र सरकारों के पास इतना अधिकार नहीं होता है, पार्लियामेंट के पास में भी, कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सके, है ना। ये परमिसिबल नहीं है, ये अलाउ नहीं किया जाता। तो आप देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, आपको ध्यान रखना है कि हाई पावर्ड बॉडी होती है, इसका जो ऑर्डर्स रहते हैं उनका फोर्स उतना ही होता है जितना का किसी लॉ का, और इन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता इनके ऑर्डर को। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर डीलिमिटेशन मनमर्जी तरीके से किया जाता है सपोज, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को उस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। और जब ये बाउंड्री का फिक्सिंग कर रहा होता है, राइट, जब बाउंड्री का निर्धारण कर रहे होते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का जब ये निर्धारण करते हैं, तो उस समय क्या होता है, एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह ये काम कर रहे होते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही, लेकिन क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम कर रहे होते हैं। और जब भी कोई बॉडी, कोई भी संस्था, कोई भी जो बॉडी है, वो एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है, तो क्या है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है उसके ऑर्डर को। लेकिन जनरली क्या है, इसके जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उन पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। इतना हमको याद रखना है। दूसरा ये है, इनकी जो फाइंडिंग्स रहती है, जो ऑर्डर्स रहते हैं, वो पार्लियामेंट में डिस्कस तो किए जा सकते हैं, बट उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट। ठीक है, उसमें ये अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा। इसमें संविधान में इसके रिगार्डिंग क्या प्रावधान है,
कैसे डिलिमिटेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है, वो हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, और क्वासी जुडिशियल बॉडी इसीलिए है क्योंकि ये बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को निर्धारित करती है, इसीलिए ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और इसी बेसिस पर क्या होता है कि इसके जो ऑर्डर्स हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, चैलेंज किया जा सकता है, बट एक्सेप्शंस जो है एक्सेप्शनल कंडीशंस में, ध्यान रखना इस बात को, जनरल कंडीशन में नहीं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले। दूसरा है डिलिमिटेशन जो होता है वो हर एक सेंसस के बाद होता है। जब भी सेंसस कंडक्ट होगा, जैसे 2011 में सेंसस लास्ट जो सेंसस कंडक्ट हुआ था 2011 में, फिर 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया, तो अभी तक सेंसस नहीं हुआ। अभी 2026 में होना है, उसके बाद फिर क्या होगा, डिलिमिटेशन भी होगा, है ना। तो इसको हमको ध्यान रखना है, राइट। अब डिलिमिटेशन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 82 ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो लॉ बना सकते हैं इसके माध्यम से। डिलिमिटेशन एक्ट, हर एक सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाएंगे और फिर उसको काम सौंपे जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 170 रीएडजस्टमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आफ्टर एवरी सेंसस। यहाँ 170 को आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट को भी प्रत्येक सेंसस के बाद यहाँ पर क्या करना होता है, रीएडजस्टमेंट करना होता है। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, राइट, 330 एंड 332 रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर SC एंड ST बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो SC ST की जो सीट है उनका भी निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट्स पावर टू मेक अ लॉज रिगार्डिंग इलेक्शंस, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि इलेक्शन के रिगार्डिंग लॉज बना सकते हैं। एंड आर्टिकल 329A डिलिमिटेशन ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ये आर्टिकल है जो हमको ध्यान रखना है कि उनके ऑर्डर को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, यानी इस डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर चेयरपर्सन होता है डिलिमिटेशन कमीशन को, वो केवल और केवल कौन हो सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ऐसा बोला तो स्टेटमेंट गलत हो जाए, ध्यान रखना है। तो वहां पर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा बोल सकता है कि यहाँ पर सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए। रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो ना तो चीफ जस्टिस होगा रिटायर्ड, ना सिटिंग जज होगा। मेंबर कौन होता है इसमें? 3 मेंबर्स, 2 मेंबर्स होते हैं अलग से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो होते हैं CEC, वो इसके मेंबर होते हैं। दूसरा है मेंबर्स है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, जो जिस स्टेट में डिलिमिशन हो रहा है उस स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इसके मेंबर होते हैं। एसोसिएटेड मेंबर्स भी रहते हैं, जैसे सिलेक्टेड MPs और MLAs, उनको कंसल्टेटिव रोल के लिए बुलाया जाता है, वोटिंग पावर नहीं होता है। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। यहाँ पर MPs और MLAs उस राज्य के, उनको भी बुलाया जाता है जब डिलिमिटेशन होता है ना। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली बात है, हमने देखा कि यहाँ पे जो एम क्या है इनका, टू करेक्ट पॉपुलेशन इम्बैलेंस, बेसिकली एलोकेट सीट्स proportionately for SC ST communities and improve the administrative coherence of electoral divisions, right। सबसे पहला है कि जो population imbalance होता है उसको करेक्ट करना, इसके माध्यम से allocate seats proportionately for SC ST communities, और SC ST communities को उनके proportional पूरे population के आधार पर क्या करते हैं, सीट का एलोकेशन करना। ये इनका मेन काम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें देख लेना है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डिलिमिटेशन कमीशन अमेंडमेंट है, तो अभी तक जो 3 इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल ये 42nd अमेंडमेंट, फिर 84th अमेंडमेंट और 87th अमेंडमेंट विच कंटिन्यू टू शेप डिलिमिटेशन टुडे, राइट। 42nd अमेंडमेंट जब लेकर आई थी इंदिरा गांधी जी उस समय 1976 में, तो यहाँ पर क्या किया, लोकसभा और राज्य के असेंबली सीट को 2001 तक के लिए इनको फ्रीज कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे अब सीट नहीं बढ़ाई जानी, जितनी सीट थे उतनी, यानी अभी जो वर्तमान में जो सीट है 543, ये कब निर्धारित कर दी गई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, राइट, 1976 में। इसका पॉपुलेशन जो बेस था बेसिकली सेंसस, वो था 1971 का जो सेंसस था उसके बेसिस पर, राइट।
84th अमेंडमेंट आया, यहाँ पर एक्सटेंडेड द फ्रीज अंटिल 2026। अब ये 2001 तक चूंकि उन्होंने फ्रीज कर रखा था, अब इसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया था। इसका कारण था कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे सभी सारा राज्यों में, राज्य इस पर अच्छे से इनिशिएटिव लेंगे, बट वो पॉपुलेशन इम्बैलेंस बना ही रहा। दक्षिण के राज्यों ने तो इस पर काम किया, लेकिन नॉर्थ के राज्यों ने बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं किया, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम नहीं किया, राइट। अब एक चीज यहाँ पे देखना, अलाउड इंटरनल रीएडजस्टमेंट यूजिंग द 1991। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 84th अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इंटरनल रीएडजस्टमेंट अलाउ किया गया था, सीट तो उतने ही रहनी है। राज्य में सपोज दैट उत्तर प्रदेश में किसी डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो क्या कर सकते हैं, इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस जिले की पॉपुलेशन को दूसरे जिले में हम ट्रांसफ़र करके तो दोबारा से बाउंड्री रीएडजस्ट कर सकते हैं। बट क्या है कि जो सीट हैं वो उतनी की उतनी ही रहनी, जैसे 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो 80 की 80 सीट्स रहने वाली हैं, 80 की 80 की सीट रहने वाली हैं। और उसका बेस क्या होगा, 1991 का जो सेंसस है। फिर 87th अमेंडमेंट लेकर आए थे, मैंडेट यूज ऑफ 2001 सेंसस फॉर SC/ST सीट्स एलोकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो 2001 का सेंसस है, उसके आधार पर SC/ST की सीट का एलोकेशन ये निर्धारित करना था, कॉन्स्टिट्यूएंसी रेशनलाइजेशन जिससे होगा। बस इतना हमको याद रखना है, राइट। तो ये 3 अमेंडमेंट्स हैं जिनको अभी तक हमको जो देखना था। अब यहाँ पे क्राइटेरिया यूज फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं जब डिलिमिटेशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो सबसे फेयर रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, एंड थर्ड इलेक्टोरल इक्विटी, राइट। ये 3 बेसिकली मैन है जो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन जब करते हैं तो वहाँ पर ये 3 चीज़ें देखे जाते हैं। अब देखिए 2024 में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन फैक्चुअली बहुत करेक्ट होना हुआ है ना। तो हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। उन्होंने पूछा अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किए जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1, 2, 3 एंड 4 हमने देखा था ऊपर, अभी तक कितने हैं, 4। तो अभी 4 बेसिकली ये आंसर था इसका। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि न्यूज़ में रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।